This conference गुड will now मॉर्निंग। be recorded. जस्ट 1 मिनट होल्ड कीजिए, फिर स्टार्ट कर देते हैं। हेलो। हाँ सर। चलो स्टार्ट करी। तो लास्ट हम लोग कहाँ तक कंप्लीट किए थे? आई सर थिंक बेस्ट फिट और फॉन्ट ग्रुप हम लोग कंप्लीट किए थे। यस सर। चलो ठीक है। सो नोटबुक निकालो आप लोग और जो जो टॉपिक होगा उसको नोट डाउन कर लो। सो आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो अलाइनमेंट ग्रुप को पहले करेंगे कि अलाइनमेंट ग्रुप में कौन सा ऑप्शंस का क्या यूज है। अलाइनमेंट ग्रुप में कौन सा ऑप्शंस का क्या यूज है वो हम लोग देखते हैं। वर्ड में कितने तरह का अलाइनमेंट होता था बताओ तो। वर्ड में कितने टाइप का अलाइनमेंट होता? 4 टाइप्स का। वेरी गुड। एक्सेल में देखो तो कितने तरह का अलाइनमेंट यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को? बोलो भोजेंद्र। एक्सेल में हमारा जो अलाइनमेंट ग्रुप है उसमें कितना टाइप का अलाइनमेंट दिख रहा है देखो तो यहाँ पे। सर 6। 6। और बाकी लोगों को कितना दिख रहा है? शायन, शादमान, पल्लव, कितना अलाइनमेंट दिख रहा है? 6 टाइप। 6। बट हमें 9 दिख रहा है। आप लोगों को 6 दिख रहा है बट हमें एक्चुअल में वहां पे 9 टाइप्स का अलाइनमेंट दिख रहा है। 9 टाइप्स का अलाइनमेंट। अब आप बोलोगे कि सर 9 टाइप्स का अलाइनमेंट दिख रहा है, तो चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को। मैं क्या करता हूं ना, मैं फर्स्ट कॉलम का विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं। ये जो मैंने इंक्रीज किया है इसे हम लोग बोलते हैं कॉलम विड्थ। उसके बाद मैं एक रो का हाइट इंक्रीज कर देता हूं, इसे बोलते हैं रो हाइट। इसे हम लोग बोलते हैं रो हाइट। अब मैं इस सेल पे कुछ लिखता हूं, सेशन। अब आप लोग देखो ये सेशन को हम लोग कैसे 9 अलाइनमेंट में रख सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसको किया लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट का मैंने टॉप में रखा।
देन लेफ्ट का सेंटर पे रखा, देन लेफ्ट का बॉटम पे रखा। तो 3 टाइप्स का अलाइनमेंट हो गया ना, लेफ्ट का सेंटर, लेफ्ट का टॉप, लेफ्ट का बॉटम। देन मैंने सेंटर अलाइनमेंट में क्लिक किया, सेंटर के टॉप में रखा, सेंटर के सेंटर पे रखा, सेंटर के बॉटम पे रखा। तो 3 + 3 6 हो गया। अब मैं राइट में आता हूं, तो राइट में आने के बाद मैं बोलता हूं राइट का टॉप, राइट का सेंटर, राइट का बॉटम, राइट का टॉप, राइट का सेंटर, राइट का बॉटम। तो अब हमें बताओ कि टोटल कितना अलाइनमेंट आप लोगों को दिखा? सर 9। 9 टाइप्स का अलाइनमेंट दिख गया। तो मैंने बताया ना कि एक्सेल जो है वो बहुत ही एडवांस है, तो इसमें जो फीचर्स है वो भी बहुत ही एडवांस दिखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे सेंटर सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं तो फिर जाकर वो एकदम सेंटर पे आ जाएगा। तो ये जस्ट मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया कि वर्ड में हमारा 4 टाइप का अलाइनमेंट होता है, एक्सेल में 9 टाइप्स का अलाइनमेंट होता है। तो इसे हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसे हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं जाकर के इसे कंट्रोल Z करके कैंसिल कर दिया। जैसा एक्सेल शीट पहले था वैसे ही मैंने एक्सेल शीट को वापस सेट कर दिया। अब मैं ये एक्सेल शीट जो है ये एट प्रेजेंट, ये जो एक्सेल शीट है ये 100% जूम है। एट प्रेजेंट ये जो एक्सेल शीट है ये 100% जूम है। अब मैं इसे 140% जूम करता हूं, 110, 120, 130, 140। तो अब मैंने क्या किया ना, ये एक्सेल शीट को मैंने 140% जूम कर दिया। 140% जूम करने के बाद अब मैं जाकर के इसमें कुछ डेटाबेस प्रिपेयर करता हूं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट कोड, स्टूडेंट नेम। तो एक सेल से दूसरे सेल में आप लोग कैसे जाओगे? एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए आप लोग टैब बटन का यूज करोगे। एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए आप लोग टैब बटन का यूज करोगे। सर बोलिए। सर राइट एरो से भी हो जाएगा? राइट एरो से हो नहीं जाएगा, एकदम होगा, बट राइट एरो इज नॉट द सॉल्यूशन। राइट एरो से कब काम करेंगे ना, जब ब्लैंक एरिया पे मूवमेंट करेंगे। जब खाली सेल पे मूवमेंट करना है ना, या मूवमेंट करने के लिए एरो का यूज करेंगे। बट जब टाइपिंग कर रहे हैं तो एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए ना टैब बटन यूज करना ज्यादा इजी होगा, क्योंकि टैब बटन हमारे पास में ही होगा और टैब बटन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट कोर्स, ये सारा लिख लिया हमने। अब लिख लेते हैं हम लोग BCA, BA, टैली, PDP। ये 4 मॉड्यूल का ही डिटेल्स हम लिखते हैं, अभी ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो मैंने लिखा फॉर एग्जांपल A00। अब A मैंने कैपिटल पे लिखा। तो आप लोग ने क्योंकि वर्ड का पूरा काम कंप्लीट कर लिया है तो ये और बताने की जरूरत नहीं है कि कैपिटल पे कैसे लिखना है, स्मॉल में कैसे लिखना है। अगर कोई एक कैरेक्टर को कैपिटल पे लिखना है तो आप शिफ्ट प्रेस करके वो कैरेक्टर को प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल पे चला जाएगा। और सारे कैरेक्टर को ही अगर कैपिटल पे लिखना है तो कैप्स लॉक को ऑन कर दीजिए, तो फिर वो क्या है कि सारे लेटर को ही कैपिटल में करेगा। तो 11521 फॉर एग्जाम्पल, देन टैब। अब उसके बाद मैंने उसका नेम लिखा फॉर एग्जाम्पल तो मैंने एक नाम लिखा, लिखने के बाद कोई भी एक कोर्स लिख दिया CIA लिखने के बाद ऐसे ही मैंने एक एग्जाम्पल पे लिख दिया 78, देन टैब प्रेस किया 62, देन 58, देन 70। लिखने के बाद मैं जब एंटर करूंगा ना, तो अभी आपने जब लास्ट सेल पे लिखा एक स्टूडेंट का डेटा कंप्लीट हो गया है, तो फिर आपको क्या करना है, सेकंड स्टूडेंट्स का डेटा स्टार्ट करना है। तो आप जैसे ही एंटर करोगे ना, देखो आपका कर्सर जो है वो सेकंड डेटा के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल को पता है कि किस तरह का सेटअप चाहिए। जब आप यहाँ पे एक एक स्टूडेंट का कोड नेम कोर्स ये सब लिख करके एंटर मार रहे हो तो ऑटोमेटिक वो फिर दूसरे सेल के लिए रेडी करेगा।
अब जब आपने यहाँ पे ये डेटा टाइप किया तो देखो स्टूडेंट कोड और स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट कोड और स्टूडेंट नेम, ये दो जगह में आपको बेस्ट फिट करना है। तो ये दो जगह में बेस्ट फिट करने के लिए आप लोग ए बी कॉलम का हेडिंग पे डबल क्लिक करो और बी सी कॉलम के हेडिंग पे डबल क्लिक करो, तो ये दोनों सेल जो है वो बेस्ट फिट हो जाएगा। अब आप जाके दूसरे नाम लिख सकते हो। कोड नंबर पे सर। हाँ, A000 मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ 11522। देन कोर्स में लिखा मैंने CIA प्लस फॉर एग्जाम्पल। देन A000 लिखने के बाद 11523 टैब, देन मैंने लिख दिया शाकिब। देन लिखने के बाद मैंने बोला CIA एक्सप्रेस। तो ये इस तरह से जाकर के आप लोग काम कर सकते हो। जस्ट मैं कैसे डेटाबेस बनाना है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। देन तो मैंने ये 4-5 ही स्टूडेंट्स का डेटाबेस बनाया और इससे ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। तो जब आप लोग एक्सेल पे काम करोगे ना तो इस तरह से डेटाबेस आप लोगों को बनाना पड़ेगा। जब आप लोग एक्सेल पे काम करोगे तो इस तरह से डेटाबेस आप लोगों को बनाना पड़ सकता है। तो ये मैंने बना लिया। बनाने के बाद हमारा डेटाबेस रेडी हो गया। डेटाबेस रेडी होने के बाद देखो कि जैसा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये 4 सेल, इसमें आपने जो हेडिंग टाइप किया है BCA BA टैली PDP, BCA BA टैली PDP, ये टेक्स्ट है और उसके बाद जो उसका मार्क्स लिखा है वो नंबर है। तो एक्सेल में बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना कि जब आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हो, जैसे BCA BA कोर्स टैली स्टूडेंट नेम, तो टेक्स्ट जो है ना वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट को लेता है। टेक्स्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट की तरफ चला जाता है और नंबर जो है 78 52 58 63 62 47, तो ये जो नंबर है ये बाय डिफॉल्ट राइट अलाइनमेंट की तरफ चला जाता है। ये नंबर जो है ये बाय डिफॉल्ट राइट अलाइनमेंट की तरफ चला जाता है। तो टेक्स्ट लेफ्ट के साइड रहता है और नंबर जो है वो राइट के साइड चला जाता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे रेडी करके दिखाया। रेडी करके दिखाने के बाद अभी और अलाइनमेंट वगैरह में कुछ चेंजेस करने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे ये दिखा रहा हूं कि जब आप डेटाबेस रेडी कर लोगे ना, रेडी करने के बाद अगर कहीं पे आप लोगों को कोई नया कॉलम या नया रो इंसर्ट करना है तो कैसे इंसर्ट करोगे। सपोज कर लो आपने 100 स्टूडेंट्स का डेटा ऑलरेडी रेडी कर लिया। अब बाद में जब चेक कर रहे हो तो देख रहे हो कोई स्टूडेंट का डेटा जो है हमारा मिस कर गया, कोई स्टूडेंट का डेटा हमारा जो है वो मिस कर गया। तो हम उसे कैसे ऐड करेंगे मिडिल में, कोई कॉलम हमें ऐड करना है कॉन्टैक्ट नंबर या ये, तो हम उसे कैसे ऐड करेंगे। तो ये सारा डिटेल्स के लिए मैं आप लोगों को रो और कॉलम जो है वो इंसर्ट करने दिखा रही हूं। तो सबसे पहले मैं एक कॉलम इंसर्ट करके दिखाता हूं। मैंने बोला कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट कोड, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट कोर्स, उसके बाद सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया। तो मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट कोड और BCA, कोर्स और BCA के मिडिल में एक नया कॉलम ऐड करूं मैं कॉन्टैक्ट नंबर बोलकर। तो C और D के मिडिल में हम एक न्यू कॉलम ऐड करना चाहते हैं, तो कैसे ऐड करेंगे। तो CD ये दोनों के मिडिल में आप एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हो, तो पहले आता है C फिर आता है D। तो आप D कॉलम का जो हेडिंग है वो D कॉलम के हेडिंग के ऊपर राइट क्लिक करो। आप D कॉलम के हेडिंग के ऊपर राइट क्लिक करो, वहां पे इंसर्ट ऑप्शन आता है, बट इंसर्ट ऑप्शन जो है वो अभी एक्टिव नहीं है। तो अगर एक्टिव नहीं है तो आप लोग दूसरे जगह से जाकर इंसर्ट कर सकते हो।
तो आपको अगर C और D के मिडिल में एक नया कॉलम ऐड करना है तो आप D कॉलम के ऊपर कर्सर रखो, D कॉलम के हेडिंग के ऊपर कर्सर रखो और देखो राइट साइड में आप लोगों को एक इंसर्ट बोलकर ऑप्शन दिख रहा है, तो वो इंसर्ट ऑप्शन के ऊपर एरिया में क्लिक करोगे तो एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। दिखा आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। तो फिर से मैं कैंसिल करता हूं और एक चीज फिर से बताता हूं कि आपको जो कॉलम ऐड करना है वो C और D के मिडिल में करना है। तो पहले C आता है फिर D आता है, तो बाद वाले कॉलम पे रखना कर्सर, D कॉलम के हेडिंग पे रखना कर्सर जहां पे D लिखा हुआ है, और लिखने के बाद इंसर्ट ऑप्शन के ऊपर जो एरिया है जहां पे इंसर्ट लिखा हुआ है, इंसर्ट के ऊपर जो एरिया है वो एरिया पे आप क्लिक करो तो एक कॉलम जो है ऐड हो जाएगा। अब सपोज कर लो कि बोजेंद्र और शाकिब के मिडिल में हमें नया एक स्टूडेंट को ऐड करना है, मतलब रो नंबर 3 और रो नंबर 4 के मिडिल में हमें एक नया रो ऐड करना है। तो हमारा कर्सर कहां पे होना चाहिए? रो नंबर 3 का हेडिंग पे ना रो नंबर 4 का हेडिंग पे? कहां पे होना चाहिए? बोलो। सर नंबर 4 पे के सर, हेडिंग पे। 4 के हेडिंग पे होना चाहिए। तो 4 नंबर रो में आप क्लिक करो, 4 नंबर रो पे कर्सर रखने के बाद आप वही इंसर्ट ऑप्शन में क्लिक करो, वही इंसर्ट ऑप्शन में क्लिक करने पे एक नया रो जो है वो ऐड हो जाएगा। तो जब आप डेटाबेस बनाओगे तो किसी भी समय में आपको नया रो या नया कॉलम ऐड करने का रिक्वायरमेंट हो सकता है। जब भी आप डेटाबेस बनाओगे तो नया रो या नया कॉलम ऐड करने का रिक्वायरमेंट हो सकता है, तो उस समय इस तरह से आप न्यू रो और नया कॉलम ऐड कर सकते हो। सपोज कर लो कि कभी किसी कॉलम को डिलीट करना है, किसी रो को डिलीट करना है, तो कैसे करोगे? तो डिलीट करने के लिए बहुत सिंपल शॉर्टकट आता है। जिस कॉलम को डिलीट करना चाहते हो उस कॉलम के ऊपर आप राइट क्लिक करो। जैसे ये डी नंबर रो कॉलम को डिलीट करना चाहते हो तो डी नंबर कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करो और डिलीट में क्लिक कर दो, तो डिलीट में क्लिक करते ही वो डिलीट हो जाएगा। रो को डिलीट करना है तो जिस रो को डिलीट करना है वो रो को सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, हो जाएगा। अगर 2-3 रो को डिलीट करना है तो 2-3 रो को सेलेक्ट करो, आप 2-3 रो को सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करके आप अगर डिलीट में क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाएगा। सेलेक्ट करके आप डिलीट में क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से जाकर आप रो या कॉलम को डिलीट कर सकते हो और इंसर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने बताया आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा और एक चीज की तरफ ले जाता हूं। तो सबसे पहले ये काम करता हूं कि ये जो डेटाबेस मैंने बनाया है, इसे कॉपी करके शीट नंबर 2 पे भी रख देते हैं। इसे मैं सेफ साइट के लिए ये डेटा को कॉपी करता हूं और ये डेटा को कॉपी करने के बाद शीट नंबर 2 इंसर्ट करता हूं। शीट नंबर 2 इंसर्ट करने के बाद शीट नंबर 2 पे पेस्ट कर देता हूं, सो दैट बाद में अगर हम लोगों को यही डेटा फिर से एक्सप्लेन करना हो तो हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जाकर के ये एक नया शीट इंसर्ट कर दिया और नया शीट में डेटा को डाल दिया। अब हमारा शीट नंबर 1 में भी जो डेटा है वही डेटा शीट नंबर 2 पे भी है। क्यों मैंने किया? क्योंकि अभी हम लोगों को कुछ चीज सीखना है जिसमें से डेटा थोड़ा सा खराब हो जाएगा। तो अलाइनमेंट ग्रुप में जो हमने 9 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट को देखा, उसके बाद क्या ऑप्शन दिख रहा है जहां पे मैंने कर्सर रखा है? देखो तो, Orientation. ओरिएंटेशन। वेरी गुड। तो याद है सर रोटेट। वर्ड में भी हमने ओरिएंटेशन वर्ड सीखा था, वर्ड में भी हमने ओरिएंटेशन वर्ड को डिस्कस किया था। कितने तरह का ओरिएंटेशन आता था वर्ड में? सर लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। बट यहां एक्सेल में ना ये ओरिएंटेशन का पूरा दूसरा ही मीनिंग है। ये एक्सेल में ओरिएंटेशन जो है इसका जो कंसेप्ट है ये टोटली डिफरेंट है। तो अब मैं जाकर के इसको कैसे करूंगा वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग को सेलेक्ट कर लो सारा, स्टूडेंट कोड, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट कोर्स, बीसीए, बीए, टैली, पीडीपी। तो ये हेडिंग को मैंने सिर्फ सेलेक्ट किया।
हेडिंग को सेलेक्ट करने के बाद अब मैं ओरिएंटेशन ऑप्शन में क्लिक करता हूं, ओरिएंटेशन ऑप्शन में क्लिक करता हूं, तो ये आपका जो 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री एंगल होता है या वर्टिकल होता है, इस तरह का काम करेगा। तो देखो मैं एक ओरिएंटेशन अप्लाई करता हूं, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, तो देखो आपका डेटा में क्या इफेक्ट हुआ, दिखा आप लोगों को क्या इफेक्ट हुआ। तो इस तरह का काम जो है वो ओरिएंटेशन के थ्रू होगा, इस तरह का काम जो है वो ओरिएंटेशन के थ्रू होगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या फिर आप इसे इस तरह से वर्टिकल भी रख सकते हो। कभी कभी आप लोग देखते हो कि डेटाबेस जो है वो इस तरह से वर्टिकल भी होता है, इसे सेंटर अलाइनमेंट में ले जाना है तो सेंटर अलाइनमेंट में भी ले जाओ, आप लोग सेंटर सेंटर कर सकते हो। तो इस तरह का ओरिएंटेशन यूज कर सकते हो। और ज्यादातर जो यूज में आता है ना, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन, ये रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन को याद रखो, इसका यूज आता है। तो ओरिएंटेशन क्या काम में आता है, समझ में आया आप लोगों को? एक्सेल में क्या काम पे आता है? हेलो, रिप्लाई करो। Yes, sir. हाँ, यहां पे एक्चुअल में ओरिएंटेशन का और अच्छा से मीनिंग समझ में आएगा आप लोगों को कि आपने देखा ये जो डेटाबेस है ना, यहाँ पे स्टूडेंट कोड है, नेम है, कोर्स है, उसके बाद मॉड्यूल्स है, बीसीए, बीए, टैली, पीडीपी, डीटी, आईडीटी, जीएसटी, इस तरह का बहुत सारा मॉड्यूल्स हो सकता है। तो मॉड्यूल्स होने में क्या है ना कि हम लोग यहाँ पे मार्क्स लिखते हैं और हेडिंग लिखते हैं। अच्छा, 1 मिनट होल्ड करो तो थोड़ा सा। हाँ चलो, सो ये जो ओरिएंटेशन है, ये ओरिएंटेशन का एक्चुअल जो मीनिंग आता है, एक्चुअल जो कंसेप्ट आता है ना, वो यहाँ पे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 सब्जेक्ट का मार्क्स लिखा है, बीसीए, बीए, टैली, पीडीपी। सपोज कर लो कि कभी कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है, सपोज कर लो कि कुछ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका वहां पे एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो। यहाँ पे मैंने 4 सब्जेक्ट लिखा है, हो सकता है वहां पे 4 के जगह में, 4 के जगह में आपका और ज्यादा सब्जेक्ट हो, 10, 12। तो आपका जो एक्सेल शीट है वो बहुत बढ़ जाएगा, पिन थे क्या पे, सब्जेक्ट जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उस केस में आप चाहते हो कि कम एरिया पे मैं ये सेट करना चाहता हूं, तो सब्जेक्ट को आप इस तरह से कर सकते हो। ये डी, ई, एफ, जी, ये 4 कॉलम का ना विड्थ को आप कम कर दो। देखो इससे क्या होगा कि अगर आपको प्रिंट आउट वगैरह लेना है तो 10 सब्जेक्ट भी रहेगा ना, तो एक साथ में 10 सब्जेक्ट का प्रिंट आउट ले सकते हो, एक ही शीट में आ जाएगा। समझ में आया इसका यूज? रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन किस लिए करेंगे, किस तरह का रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो इस तरह का फीचर्स जो है वो हम लोग ओरिएंटेशन से जाकर कर सकते हैं, इस तरह का फीचर्स जो है वो ओरिएंटेशन से जाकर कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई काम हमें करना है तो वो ओरिएंटेशन से जाकर के बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये मैंने जस्ट आप लोगों को बताना चाहा। बताने के बाद देन हमने यहाँ पे जाकर के इस तरह का फीचर्स यूज कर लिया, करने के बाद देन इसके ऊपर फॉर्मेटिंग वगैरह करना है तो हेडिंग को आप जाकर के किसी कलर से हाईलाइट कर सकते हो। बेसिकली जब एक्सेल वगैरह में काम करोगे ना तो हेडिंग वगैरह को हाईलाइट करना पड़ेगा। सेकेंडली आपको सब समय
आपको सब समय डेटाबेस में जो है ना वो ऑल बॉर्डर अप्लाई करना पड़ेगा। ज्यादातर केस में आपको डेटाबेस में ऑल बॉर्डर अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑल बॉर्डर अप्लाई करने से डेटाबेस कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखो समझ में आया आप लोगों को? यस सर सर। अगर 4 सेल को एक 4 कलम को एक साथ सिलेक्ट करेंगे और कोई अप्लाई करेंगे कुछ भी, तो वो चारों Yes. सेल में अप्लाई हो जाएगा? कुछ भी अप्लाई नहीं। जैसे आप अगर 4 सेल का कॉलम विड्थ को एडजस्ट करना चाहते हो, 4 सेल का ही कॉलम विड्थ को एडजस्ट करना चाहते हो, तो एट ए टाइम 4 सेल का कॉलम विड्थ को एडजस्ट कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट दी 4 कॉलम हेडिंग। जो भी काम कॉलम वाइज या रो वाइज करना है ना, आपको उसका हेडिंग को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे DEFG 4 कॉलम का हेडिंग से सेलेक्ट किया, डेटाबेस से नहीं। देखो एक हुआ डेटाबेस सेलेक्ट करना, एक हुआ डेटाबेस का हेडिंग सेलेक्ट करना, और एक हुआ कॉलम का हेडिंग सेलेक्ट करना। तो अगर आप पूरा कॉलम का विड्थ को इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हो तो पूरा कॉलम का हेडिंग को सेलेक्ट करो। देन जब आप किसी एक कॉलम का विड्थ को कम करोगे तो वो चारों का विड्थ को कम कर देगा। देखो ओके सर। क्यों ऐसा दिया? तरीको क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में काम करते हो तो एक्सेल का सिर्फ एक ही मीनिंग आता है, एक्सेल का सिर्फ एक ही पर्पस है, टू सेव द टाइम। किस तरह से आपका टाइम को सेव किया जाए। तो 4 कॉलम का विड्थ को बढ़ाने के लिए आपको 4 बार काम करना पड़ेगा। जब 4 बार मैन्युअली कॉलम का विड्थ को आप डिक्रीज करोगे तो इक्वल विड्थ भी नहीं रहेगा, किसी का ज्यादा किसी का कम हो जाएगा। तो अगर इस तरह से 4 कॉलम को सेलेक्ट करके आप एक बार विड्थ एडजस्ट करते हो तो चारों का विड्थ एक ही बार एडजस्ट हो जाएगा और सबका इक्वल कॉलम विड्थ रहेगा। ये एक एडवांटेज है हम लोग को इस तरह से काम करने का। ओके और सर। ये जो मैंने आप लोगों को ये डेटाबेस में फॉर्मेट अप्लाई किया ऑल बॉर्डर का, ये सब समय आप लोगों को अप्लाई करना है। क्यों अप्लाई करना है मैं बताता हूं। ये जो रो और कॉलम का जो लाइन देख रहे हो ना ये जो रो और कॉलम का लाइन ड्रॉ किया हुआ है इसे हम लोग बोलते हैं ग्रिड लाइन। इसे हम लोग बोलते हैं ग्रिड लाइन। ये ग्रिड लाइन को आप ऑन ऑफ कर सकते हो व्यू टैब से। ये ग्रिड लाइन को आप व्यू टैब से जाकर के ऑन ऑफ कर सकते हो। तो देखो आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन आता है ग्रिड लाइन, जिसके थ्रू जाकर के ये ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये ग्रिड लाइन को ऑफ कर दो तो डेटा इस तरह से दिखेगा, ग्रिड लाइन को ऑन कर दो तो ये डेटा इस तरह से दिखेगा। तो एक्चुअल में जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि ये जो ग्रिड लाइन है ना ये प्रिंटिंग में नहीं आता है। अगर आप ये डेटा को प्रिंट आउट लेते हो ग्रिड लाइन इनेबल करने के बाद भी, तो भी ये ग्रिड लाइन आपका प्रिंटिंग में नहीं आएगा। ये ग्रिड लाइन आपका जो है वो प्रिंटिंग में नहीं आएगा। बट अगर ये डेटा के ऊपर आप ये ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देते हो तो ये ऑल बॉर्डर जो है ये प्रिंटिंग में आएगा। तो अगर हम लोग डेटा को बनाते हैं और उसको प्रिंट आउट लेते हैं ना तो सब समय हम लोग क्या करते हैं कि उस पे हम लोग ये ऑल बॉर्डर फीचर्स अप्लाई कर देते हैं सो दैट वो डेटा जो हमारा है वो बॉर्डर वाइज शो करे। अदरवाइज क्या होगा कि बॉर्डर वाइज शो नहीं करेगा। अदरवाइज क्या होगा कि वो बॉर्डर वाइज शो नहीं करेगा। तो इस चीज के लिए हम लोगों को इसे बॉर्डर वाइज अप्लाई करना ही चाहिए। तो इस तरह का फीचर्स हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यस सर। चलो वेरी गुड। अब आ जाते हैं दूसरे डेटाबेस में, दूसरे शीट का डेटाबेस में। तो मैंने आप लोगों को अलाइनमेंट, ओरिएंटेशन, बॉर्डर ये सारा चीज बताया। अब मैं दो चीज को डिस्कशन करता हूं। एक है हमारा मर्ज सेल और एक है रैप टेक्स्ट। एक है मर्ज सेल और एक है रैप टेक्स्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये मर्ज सेल का यूज क्या है समझो। ये एक स्टूडेंट का डेटाबेस आपने बनाना स्टार्ट किया है। ये एक स्टूडेंट का डेटाबेस बनाना आपने स्टार्ट किया है जहां पे एट प्रेजेंट सिर्फ 5 स्टूडेंट का ही डेटाबेस है। बाद में ये 500 स्टूडेंट्स का डेटाबेस भी हो सकता है।
तो आप चाहते हो कि ये डेटाबेस का मैं एक हेडिंग देना चाहता हूं, स्टूडेंट डेटाबेस या आईसीए डलहौजी या आईसीए एडुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा कोई हेडिंग हम डेटाबेस के टॉप में देना चाहते हैं। तो क्या अभी कोई हेडिंग हमने ये डेटाबेस का देकर रखा है? नो नो, बट ये डेटाबेस बनाने के बाद हमें यहाँ पे कोई हेडिंग देने का रिक्वायरमेंट हो गया। हमें ये डेटाबेस बनाने के बाद हमें लग रहा है कि यहाँ पे हमें एक हेडिंग देना है, तो फिर मैं हेडिंग कैसे दूंगा? अभी तो मैंने हेडिंग के लिए कोई स्पेस भी नहीं रखा, कोई जगह भी नहीं रखा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो एक नंबर रो है, ये जो फर्स्ट रो यस है, सर। ये फर्स्ट रो के अबव में एक नया रो ऐड कर दूं? यस सर। यस, इट इज पॉसिबल। तो मैं चाहता हूं कि ये जो फर्स्ट रो है ना, ये फर्स्ट रो के अबव में मैं एक नया रो ऐड कर दूं। तो फर्स्ट रो के अबव में आप कैसे रो ऐड करोगे? ये चीज सभी सारे लोग ध्यान दो, जो मैं सिखा रहा हूं वो एकदम प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड दिखाता हूं। एक चीज याद रखो, हम जब क्लास करवाते हैं ना, तो हम एक ही चीज को ध्यान में रखते हैं कि ये स्टूडेंट्स को कल को जॉब में जाना है और जॉब में जाकर के एक्सेल में काम करना है। तो वहां पे क्या काम करना होगा, वहां पे किस तरह का डिफिकल्टीज अराइज हो सकता है, उसको मैं यहाँ पे ज्यादा हाईलाइट करता हूं। क्योंकि आप लोग जो भी कोर्स कर रहे हो इसके बाद जॉब में जाओगे, तो वही चीज को रख के ध्यान में मैं एक्सप्लेन करता हूं। और इससे एक बेनिफिट क्या होता है ना, कि वो पॉइंट जो है वो आपको ज्यादा अच्छा से क्लियर होता है। ओ, इसको करने से ऐसा होगा, ओ इसको करने से जॉब में ये हेल्प होगा। तो वो चीज आप लोगों को ज्यादा समय तक याद भी रहता है, इसी के लिए मैं ये फीचर्स दिखा रहा हूं। तो ऐसा रिक्वायरमेंट हो सकता है कि आपने ऑलरेडी एक डेटाबेस बना लिया है, बाद में आपको हेडिंग देना पड़े। तो आप ये रो नंबर 1 के अबव में एक नया रो ऐड करना चाहते हो, कैसे करोगे? ये रो नंबर 1 के ऊपर आप राइट क्लिक करो या फिर क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद इंसर्ट ऑप्शन के अबव में जो ऑप्शन दिख रहा है ब्लैंक एरिया, उसमें आप क्लिक कर दो। तो वो एक नया रो जो है वो उसके ऊपर में ऐड कर देगा, वो उसके ऊपर में एक नया रो ऐड कर देगा। ठीक है, समझ में आया सारे को? यस सर। यस सर। हाँ, तो इस तरह से वो ऐड कर देगा। अब जो मैं बोलना चाह रहा हूं कि हेडिंग जब मुझे डिफाइन करना है, तो वो हेडिंग मैं कौन से सेल में दूंगा? A1 सेल में दूंगा, B1 सेल में दूंगा, C1 सेल में। हेडिंग तो हमारा सेंटर पे होता है ना, तो यहाँ पे तो यस सर। इतना सारा सेल है, तो मैं हेडिंग कैसे डिफाइन करूंगा? तो मैं अब चाहता हूं कि यहाँ पे जो इतना सारा सेल है ना, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 सेल ना हो। ये 7 सेल को मैं एक सिंगल सेल में कन्वर्ट कर देना चाहता हूं। ये 7 सेल को मैं एक सिंगल सेल में कन्वर्ट कर देना चाहता हूं। तो कैसे करूंगा? तो अगर एक सर से ज्यादा सेल को एक सेल में कन्वर्ट करना चाहते हो, आइदर वो 2 सेल हो, 3 सेल हो, 4 सेल हो, एक से ज्यादा सेल को एक सेल में अगर कन्वर्ट कर देना चाहते हो, तो उसके लिए फिर आपको करना ये होगा कि आपको मर्ज सेल फीचर्स का यूज करना पड़ेगा। आपको मर्ज सेल फीचर्स का यूज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखो ऊपर में जो मर्ज ऑप्शंस है, जैसे ही आप ये मर्ज ऑप्शन में क्लिक करते हो, अब ये जो इतना सारा सेल है, ये देखो एक सेल में कन्वर्ट हो गया, एक सेल में कन्वर्ट हो गया। अब सेंटर पे जाकर के हेडिंग आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को क्या यूज है इसका, मर्ज सेल का? यस सर। अब आप बोल रहे हो हेडिंग वाला जो रो है उसका थोड़ा सा हाइट ज्यादा होना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उसका कान पकड़ के टानो, हाइट बड़ा हो जाएगा। देन उसको आप सेंटर पे ले जाना चाहते हो तो सेंटर पे ले जाओ, उसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो तो फॉन्ट साइज बढ़ा दो, बोल्ड इटैलिक करना चाहते हो तो बोल्ड इटैलिक कर दो। इस तरह का फीचर सब समय हमारे काम में आता है। फिर आप यहाँ पे जाकर के एक अप्लाई करना चाहते हो तो ये मैंने अप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पे जाकर के एक कलर अलग रखना चाहते हैं तो ये मैंने अप्लाई कर दिया। फिर ये सारा डेटाबेस को मैं बॉर्डर करना चाहता हूं तो बॉर्डर कर दिया। तो इसी तरह से हम लोग एक्सेल में डेटाबेस बनाते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी काम करना चाहते हो ना,
तो ये मर्ज सेल का यूज कर सकते हो। इस तरह से कोई भी काम करना चाहते हो तो ये मर्ज सेल का यूज कर सकते हो। मर्ज सेल क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, बट क्योंकि हम लोग एक्सेल में मर्ज सेल में काम कर रहे हैं तो एक्सेल में अलग अलग तरह का मर्ज सेल होता है। एक्सेल में जब आप मर्ज सेल में काम करोगे ना तो एक्सेल में अलग अलग तरह का मर्ज सेल होता है। तो चलो मैं दिखाता हूं कि एक्सेल में क्या क्या मर्ज सेल हो सकता है। तो मैं अभी ये 3 रो को सेलेक्ट किया। मैं क्या चाहता हूं ना कि ये पहला रो जो है इसमें नेम ऑफ द कंपनी होगा, दूसरे रो में एड्रेस ऑफ द कंपनी होगा और थर्ड रो में मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, फैक्स नंबर होगा। तो ये 3 रो में 3 अलग अलग इंफॉर्मेशन देना है। पहले में नेम देना है, दूसरे में एड्रेस देना है, तीसरे में कॉन्टैक्ट नंबर, फैक्स नंबर देना है। तो मुझे इसको मर्ज करना है, बट मैं जो मर्ज करना चाहता हूं ना वो इस तरह से करना चाहता हूं कि मैं ये कॉलम को मर्ज कर देना चाहता हूं बट रो को मर्ज नहीं करना चाहता हूं। यहाँ पे 3 रो है तो 3 रो ही रहना चाहिए, बट ये जो 6 कॉलम है ये मर्ज होकर एक कॉलम हो जाना चाहिए। ठीक है, हमारा बात समझ रहे हो आप लोग? सर दोबारा बोलिए। দেখো আমি আগে দেখাচ্ছি তারপরে বোঝাচ্ছি। अभी देखो मैंने मर्ज सेल में क्लिक किया, ये 3 रो और 6 कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया। 3 रो और 6 कॉलम को सेलेक्ट करके जब मर्ज में मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ, इफेक्ट क्या हुआ? यस सर। तो एक ही रो हो गया। एक हो गया। एक रो हो सर गया, टोटल एक टाइम कॉलम मैच हो हो गया। गया। मर्ज रो को भी कर दिया और कॉलम को भी कर दिया, बट मैं ऐसा मर्ज नहीं चाहता हूं। ऐसा मर्ज नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि रोज मर्ज हो जाए बट 3 कॉलम जो है वो 3 कॉलम ही रहना चाहिए, 3 रो जो है वो 3 रो ही रहना चाहिए। तो ये मर्ज को मैं कैंसिल कर देता हूं, फिर से मर्ज में क्लिक करो, मर्ज कैंसिल हो जाएगा। जब मर्ज को अप्लाई करते हो ना तो फिर से जाके मर्ज में क्लिक करोगे तो मर्ज कैंसिल भी हो जाएगा। अब आप क्या चाहते हो कि कॉलम वाइज वो मर्ज करेगा, रो वाइज मर्ज नहीं करेगा। तो फिर आप क्या करोगे, वो जो मर्ज सेल का ड्रॉप डाउन बटन है ना वो ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद वहां पे एक ऑप्शंस मिलेगा आप लोग को, मर्ज अक्रॉस। क्या मिलेगा आप लोग को? मर्ज अक्रॉस। तो जब ये मर्ज अक्रॉस में आप क्लिक करोगे ना तो ये क्या करेगा, ये आपको कॉलम वाइज मर्ज कर देगा, रो वाइज मर्ज नहीं करेगा। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। तो क्या ऐसा रिक्वायरमेंट हो सकता है? यस सर, यहाँ पे एड्रेस। तो ये मैंने जब अप्लाई किया तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटर अलाइनमेंट में कर दो। सेंटर अलाइनमेंट में करने के बाद इस तरह से आप कर दो तो हो जाएगा वो हेडिंग। तो मैंने ये बताना चाहा कि इस तरह का हेडिंग का रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो आपको 3 अलग अलग रो को बार बार अलग से मर्ज करने की जरूरत नहीं है। आप अगर मर्ज अक्रॉस करते हो तो एक ही बार में कर सकते हो। क्लियर है मर्ज सेल? यस सर। वेरी गुड। चलो अब मर्ज सेल के अबव में देखो एक ऑप्शंस लिखा हुआ है रैप टेक्स्ट। मर्ज सेल के अबव में एक ऑप्शंस लिखा हुआ है रैप टेक्स्ट। तो ये रैप टेक्स्ट का क्या यूज है, ये रैप टेक्स्ट का क्या यूज है? तो रैप टेक्स्ट में मैं क्या करूंगा, रैप टेक्स्ट में मैं क्या करूंगा कि मैंने यहां पे एक टेक्स्ट लिखा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये जो मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखा, अब बताओ कि ये मैंने कितना सेल में लिखा? 2 सेल। 2 सेल। 2 सेल्स में। तो अब हमें बताओ कि जब मैंने यहां पे लिख दिया तो अब क्या हुआ? 2 सेल में अगर मैंने लिखा है तो इसका मतलब होता है कि जब मैंने सेकंड सेल में 10 लिखा तो पहला सेल का रेस्ट ऑफ द डेटा डिलीट हो गया। राइट और रॉन्ग? सर डिलीट तो नहीं हुआ है, हाइड हुआ है। हाइड हुआ है।
जब ये डिलीट नहीं हुआ है, हाइड हुआ है, तो इसका ये भी तो मीनिंग बनता है ना कि एक्चुअल में हमने 2 सेल में डेटा नहीं लिखा था, एक ही सेल में डेटा लिखा था। यस सर। हाँ, तो एक्चुअल में आप जो भी डेटा को लिखते हो ना, वो एक ही सेल में रहता है। जब तक आपका सेकंड सेल में कोई डेटा नहीं रहता है, वो उसको ओवरराइट करके दिखाता है दूसरे सेल में। बट जैसे ही सेकंड सेल में डेटा आ जाता है ना, वो उसको और नहीं दिखाता है। बट इसका मतलब नहीं डिलीट हो गया, वो डेटा आपका वहां पे है। तो आप अगर पूरा डेटा को देखना चाहते हो तो क्या करोगे? आप कॉलम का विड्थ को बढ़ा दोगे, आप कॉलम का विड्थ को बढ़ा दोगे। बट इस तरह का अगर 4-5 हेडिंग रहेगा, इस तरह का अगर 4-5 हेडिंग रहेगा, तो आपको बहुत सारा कॉलम को बढ़ा देना पड़ेगा। अब वो प्रिंटिंग में नहीं आएगा। तो आप चाहते हो नहीं, मैं इस कॉलम का विड्थ को सर बढ़ाना नहीं चाहता हूं, इस कॉलम का विड्थ को बढ़ाना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये जो टेक्स्ट है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 2 लाइन में आ जाए। ऊपर में कंप्यूटर हो और नीचे एप्लीकेशन हो, ऊपर पे कंप्यूटर हो और नीचे एप्लीकेशन हो। इस तरह से मैं कर देना चाहता हूं, इसे 2 टेक्स्ट में 2 लाइन में कन्वर्ट कर देना चाहता हूं। तो इसके लिए एक फीचर्स आता है, आप यहाँ पे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद जिस सेल में आप रैप टेक्स्ट करना चाहते हो, उस सेल में कर्सर रखने के बाद आप रैप टेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करो। देखो कितना अच्छा हो जाएगा। समझ में आया रैप टेक्स्ट का फीचर्स? सर वर्ड का रैप टेक्स्ट से ये अलग है। हाँ, वर्ड का रैप टेक्स्ट का काम टोटली डिफरेंट है, एक्सेल का रैप टेक्स्ट का काम टोटली डिफरेंट है। समझ में आया? यस सर। अब मैं एक और चीज दिखा रहा हूं। मैंने यहां पे लिखा फीस पेड। अब स्टूडेंट बहुत सारे हैं, किसी ने फीस पेड किया है, किसी ने नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ स्टूडेंट का फीस पेड, और उसके नीचे मैं देना चाहता हूँ यस नो यस नो यस नो, कि जिसने पेड कर दिया यस, जिसने पेड नहीं किया नो। तो मैं हेडिंग में देना चाहता हूँ फीस पेड यस व नो। ये हेडिंग दिया मैंने। बट मैं यहाँ पे चाहता हूं ना कि ये हेडिंग इस तरह से हो कि पहले लिखा हो फीस पेड, उसके नीचे लिखा हो यस स्लैश नो। क्या ऐसा कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं कि फीस पेड हाँ ऊपर हो सर। और यस नो नीचे हो? कैसे करेंगे? रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में करेंगे। तो अब बताओ हमें, रैप टेक्स्ट का पूरा पिक्चर क्लियर हो गया आप लोगों को? क्या करना है रैप टेक्स्ट में? यस सर। क्या काम के लिए रैप टेक्स्ट का यूज किया जा सकता है? किस तरह का हेडिंग डिफाइन करने के लिए रैप टेक्स्ट का यूज किया जा सकता है? तो मैं एकदम डिटेल में एक एक पॉइंट आप लोगों को समझा रहा हूं, क्योंकि ये अभी हेडिंग आ रहा है तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए अच्छा से। तो ये मैंने आप लोगों को ये सारा अलाइनमेंट ग्रुप को बताया। तो फिर से अलाइनमेंट ग्रुप को आप लोग सारा देख लो और हमें बताओ किसी को कोई डाउट क्लियर है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज मैं नंबर ग्रुप में चला जाऊंगा। किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कंफ्यूजन है? नहीं, मुझे साउंड नहीं आ रही है। नो सर। नो सर। ठीक है, चलो। कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए, जब इतने अच्छे से क्लियर हो रहा है पॉइंट आप लोगों को, तो कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। चलो, वेरी गुड। तो ये मैंने आप लोगों को अलाइनमेंट ग्रुप का डिस्कशन किया, ये मैंने आप लोगों को अलाइनमेंट ग्रुप का डिस्कशन किया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप की तरफ जा रहा हूं मैं, जिसे हम लोग बोलते हैं नंबर ग्रुप। ये नंबर ग्रुप में क्या है? तो आप लोग जब ये नंबर ग्रुप का ऊपर में देख रहे हो तो यहाँ पे लिख कर रहा है जनरल नंबर फॉर्मेट। जब यहाँ पे क्लिक करोगे ना, ये ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मेट आता है। जनरल फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, तो बहुत सारा टाइम फॉर्मेट यहाँ पे आता है। तो ये फॉर्मेट का यूज क्या है? ये फॉर्मेट का यूज क्या है? तो चलो हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1,25,000।
तो नॉर्मली जब आप डेटा को लिखते हो ना, नॉर्मली जब आप डेटा को लिखते हो तो वो जनरल फॉर्मेट में रहता है। जनरल फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? जनरल फॉर्मेट का मतलब होता है नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, कोई फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाइड नहीं है, कोई फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाइड नहीं है। तो पहला वाला डेटा को मैं जनरल फॉर्मेट में ही रखता हूँ, दूसरे वाले डेटा को मैं नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देखो मैंने नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। तो जब मैंने दूसरे वाले डेटा को नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया तो उससे क्या डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? सब पॉइंट आ गया, पॉइंट। सर डेसिमल वहां आ पे गया, फ्रैक्शन पे आ गया, अप टू डेसिमल फ्रैक्शन पे आ गया। वेरी गुड। देन मैं नेक्स्ट जब इसे जाकर के करेंसी में अप्लाई कर रहा हूं तो देखो करेंसी में जाने से क्या हो रहा है? वाह, सिंबल आ करेंसी गया का सर। सिंबल भी आ गया। और डेसिमल का जो डिजिट सेपरेटर है 1,25,000, तो डिजिट सेपरेटर भी आ गया। तो मैंने यहाँ पे जाकर के पहला को नंबर में रखा, जनरल में रखा, दूसरे को नंबर में रखा, तीसरे को करेंसी में रखा और फोर्थ को मैं अकाउंटिंग में रखता हूं। तो देखो बेसिकली जो करेंसी फॉर्मेट है और जो अकाउंटिंग फॉर्मेट है उसमें बेसिक कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। सिर्फ दोनों में डिफरेंस ये होगा ना कि करेंसी फॉर्मेट में करेंसी के बाद ही नंबर आ जाएगा और अकाउंटिंग यस सर। फॉर्मेट में करेंसी सिंबल। और नंबर के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, गैप होगा। तो बेसिकली इस तरह का डिफरेंस हमारा आता है। तो जब आप कोई नंबर लिखते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिखा कि सैलरी, तो मैंने यहाँ पे जाकर के इसे लिखा और इसे लिखने के बाद मैंने अलग अलग कॉलम में कॉपी कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे ये बताने जा रहा हूं कि जब आप इसे इस तरह से रखते हो तो नॉर्मली तो ये हमारा जनरल फॉर्मेट है। कभी कभी रिक्वायरमेंट होता है कि आप इसे नंबर फॉर्मेट में दिखाओ, तो नंबर फॉर्मेट में दिखाने के लिए आप इसे नंबर में कन्वर्ट कर देते हो। देन कभी कभी बोला जाता है करेंसी फॉर्मेट में रखो, तो आप करेंसी फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट कर देते हो, अकाउंटिंग में कन्वर्ट कर देते हो। तो बेसिकली अकाउंटिंग फॉर्मेट में आपको बोला नहीं जाता है, आइदर आपका नॉर्मल जो जनरल फॉर्मेट है उसमें रहेगा, या फिर करेंसी फॉर्मेट में रहेगा, या फिर नंबर फॉर्मेट में रहेगा। तो इस तरह से जाकर आप लोग अलग अलग तरह का फॉर्मेट का यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। तो यस सर। जनरल फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट, करेंसी फॉर्मेट, अकाउंटिंग फॉर्मेट, ये मैंने यहाँ पे कुछ लिखा। इसके बाद आता है डेट फॉर्मेट। अब ये डेट फॉर्मेट का यूज क्या है? तो डेट हमारा दो तरह का होता है, 5/11/2020, 5/11/2020। तो मैंने दो बार डेट लिखा, दो बार मैंने डेट लिखा। तो जब आप डेट लिखते हो ना, तो डेट लिखने के बाद उस सेल पे कर्सर ले जाओ, तो ऊपर में नंबर फॉर्मेट में क्या लिख कर आ रहा है देखो। तो अब जनरल फॉर्मेट नहीं लिख कर आ रहा है, अब सर वहां जनरल पे फॉर्मेट नहीं लिख लिख के कर आ आ रहा रहा है, अब डेट फॉर्मेट लिख कर आ रहा है। तो जैसे ही किसी सेल में डेट लिखोगे ना, तो ऑटोमेटिक डेट फॉर्मेट में ले लेगा, ऑटोमेटिक उसे डेट फॉर्मेट में ले लेगा। बट इसमें दो तरह का डेट फॉर्मेट आता है, इसमें दो तरह का डेट फॉर्मेट आता है। एक आता है शॉर्ट डेट फॉर्मेट और एक आता है लॉन्ग डेट फॉर्मेट। एक आता है शॉर्ट डेट फॉर्मेट और एक आता है लॉन्ग डेट फॉर्मेट। तो ये जो अभी दोनों ही देख पा रहे हो, ये दोनों ही आपका शॉर्ट डेट फॉर्मेट है। बट जब लॉन्ग डेट फॉर्मेट में आप अप्लाई करोगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। जब लॉन्ग डेट फॉर्मेट में अप्लाई करोगे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा, और ये और भी चेंज हो सकता है। एक मिनट वेट करो, मैं थोड़ा सा चेंज करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। ये आप लोगों को आगे मैं जा करके दिखाऊंगा इसका यूज। जस्ट अभी मैं आप लोगों को उसको थोड़ा सा चेंज करके दिखा रहा हूं कि इसका यूज क्या है।
डेट, तो डेट को मैंने बोल दिया dd YY और यहाँ पे मैंने बोल दिया तो इस तरह से मैंने कुछ चेंजेस वहां पे किया है। करने के बाद देखो अब क्या हो रहा है कि मैंने जब यहाँ पे लिखा डेट लिखा 5/11/2020 तो अब वहां पे इस तरह से डेट आ रहा है। फिर मैंने लिखा जब 5/11/2020 तो इस तरह से कंसेप्ट आ रहा है। अब ये जो लॉन्ग डेट फॉर्मेट हम जब चेंज करेंगे ना तो लॉन्ग डेट फॉर्मेट चेंज करने में देखो कुछ इस तरह से आ जाएगा। वो थर्सडे 5 नवंबर 2020, थर्सडे 5 नवंबर 2020। जब मैंने यहाँ पे लिखा कि फॉर एग्जाम्पल 6/11/2020 तो 6/11/2020 लिखने के बाद मैं जब यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो फिर आ जाता है फ्राइडे 6 नवंबर 2020। तो इस तरह से जाकर हमारा जो लॉन्ग डेट फॉर्मेट है वो चेंज होता है। बेसिकली जब हम लोग डेटा वगैरह बनाते हैं तो शॉर्ट डेट फॉर्मेट के हिसाब से ही काम करते हैं, बट कभी कभी लॉन्ग डेट फॉर्मेट का भी रिक्वायरमेंट आ जाता है तो हम लोग उसको कैसे रखेंगे वो मैंने यहाँ पे दिखाना चाहा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो नंबर यस ग्रुप सर। में मैंने जाकर के जनरल फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट, करेंसी, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट बताया। ये जैसे जैसे क्लासेस करोगे और भी ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता जाएगा और यहाँ तक ही आपका यूज आएगा। अब मैं यहाँ पे जाकर के एक दो चीज और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, देखो इंक्रीज डेसिमल, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका डिक्रीज डेसिमल। तो मैंने बोला 200 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाई 3, एंटर किया तो क्या रिजल्ट आया हमारा? क्या रिजल्ट आया? 66.6667। ठीक है, कितना डिजिट तक फ्रैक्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे? फ्रैक्शन कितना 4 डिजिट तक दिख रहा डिजिट। है? 4 डिजिट तक दिख रहा है। 4 डिजिट तक यहाँ पे फ्रैक्शन दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे चाहता हूं कि नहीं, फ्रैक्शन हमारा 4 डिजिट तक नहीं दिखना चाहिए। फ्रैक्शन हमारा जो है ये 4 डिजिट तक दिखना नहीं चाहिए। ये फ्रैक्शन को हम 2 डिजिट तक दिखाना चाहते हैं। कैसे दिखाएंगे? तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आता है डिक्रीज डेसिमल। तो डिक्रीज डेसिमल में क्लिक करो, एक एक करके डेसिमल डिक्रीज हो जाएगा। देखा? सर आप 2 बार क्लिक किए या एक ही बार? दो बार क्लिक करने अच्छा। पे वो एक बार क्लिक करने पे एक डेसिमल को डिक्रीज करेगा। अच्छा। तो यहाँ पे एक बार क्लिक करोगे तो एक डेसिमल को डिक्रीज करेगा, 2 बार क्लिक करोगे तो 2 बार। तो इंक्रीज करने के लिए भी कर सकते हो आप, इंक्रीज कर भी सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा डिजिट आ जाता है तो उसके लिए हम लोग इंक्रीज वगैरह डिक्रीज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर। चलो, तो ये हमारा नंबर ग्रुप का कुछ यूज है जो मैंने आप लोगों को बताया। जनरल फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट, करेंसी फॉर्मेट, तो ये आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। जैसे जैसे एक्सेल का क्लासेस होगा मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूंगा कि आप लोग इसे प्रैक्टिस करते रहो। अदरवाइज क्या होगा कि एक्सेल एक तरफ से सीखोगे और दूसरी तरफ से भूलते रहोगे। तो एक्सेल को आपको रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस करते रहना होगा। जैसे जैसे क्लासेस करोगे उसको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। ठीक है, ओके ओके सर। सर। चलो तब आज का क्लास हम लोग यहाँ पे ही एंड करते हैं। ओके सर। आप लोग अपने अपने तरह से डेटा बना करके प्रैक्टिस कर लेना। ये ओरिएंटेशन हो गया या फिर अलाइनमेंट हो गया या फिर रैप टेक्स्ट, मर्ज सेल, अलग अलग तरह का डेटा बना करके आप उसे प्रैक्टिस कर सकते স্যার একটা हो। কোশ্চেন ছিল। है, बोलो। বলছি স্যার আইসিএ তে যে অফলাইন ক্লাসগুলো হবে ওর নোটিফিকেশন কি আমরা আইসিএ গ্রুপটাতে পাবো হোয়াটসঅ্যাপে? দেখো কোনো গ্রুপে কোনো নোটিফিকেশন দরকার নেই। অফলাইন ক্লাস অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে, অফলাইন ক্লাস অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে। তোমরা যদি আজকেও সেন্টার থেকে ক্লাস করতে চাইছো কোনো প্রবলেম নেই, তোমরা যদি চলে আসবে তাহলে সেন্টার থেকে ক্লাস করতে পারবে। কিন্তু
আমরা এখন अभी हम लोग क्यों फोर्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ट्रेन ओपन नहीं हुआ है। मैक्सिमम स्टूडेंट जब हम लोग बोल रहे हैं कि आप लोग ऑफलाइन क्लासेस करो, तो एक ही एक्सक्यूज दे रहे हैं कि सर ट्रेन तो नहीं चल रहा है तो कैसे आएंगे। वंस आपका ट्रेन स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप लोगों को फोर्स किया जाएगा कि आप लोग सेंटर पे ही आके क्लासेस करो, और ये 15 डेज 1 मंथ के बाद आपका ऑफलाइन क्लासेस में ही आपको सबको आ जाना पड़ेगा, फिर ऑनलाइन क्लासेस टोटली बंद हो जाएगा। Yes, ঠিক আছে? স্যার স্যাটারডে থেকে আমি অফলাইনে ক্লাস করি। না, এখন আমি একটা অ্যাডভাইস করব সবাইকে। अभी मैं एक ही एडवाइस करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे जितने सारे स्टूडेंट्स है ना, चाहे तो सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस करो या सारे स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस करो। अगर सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, कोई एक दो ऑफलाइन के लिए आ रहे हो ना, तो हमें प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा। तो मैं जब बुलाऊंगा तो सबको ऑफलाइन के लिए बुलाऊंगा। তার মানে अभी স্যার आप लोग নতুন ऑनलाइन মডিউল क्लासेस শুরু হলে অনলাइन করাটাই বেটার। हैं, बट मैं एडवाइस करूंगा कि जब अब से नया मॉड्यूल लो ना, वो ऑफलाइन में लो, क्योंकि ऑफलाइन का क्लासेस जो है ना, वो ज्यादा बेटर होता है ऑनलाइन का क्लासेस से। मैं ट्राई करता हूं कि ऑनलाइन का क्लासेस में मैं उसी तरह से एक्सप्लेन करूं, सारा कुछ उसी तरह से रखूं जो आप लोग ऑफलाइन में करते हो, बट ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में कुछ डिफरेंस होते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम नेटवर्क इशू, ये सारा चीज का इशू रहता है। ठीक है, तो नया क्लासेस जब लोगे ऑफलाइन लोगे, और ये भी क्लासेस कुछ दिन के बाद मैं ऑफलाइन कर दूंगा, तो वो कोई इशू नहीं है। जब ऑफलाइन कर देंगे तो शाकिब सादमान आप लोग क्या करोगे? हाँ शाकिब। सर हमको अभी भी बोला गया है कि ऑनलाइन क्लास ही कराया जाएगा। हाँ ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस तो होगा, बट माइट भी अभी तो हम क्लास करवा दे रहे हैं आप लोगों का ऑनलाइन, क्योंकि अभी मैं डलहौजी के यस सर। साथ साथ और भी एक दो सेंटर्स का, जैसे आप लोगों के सेंटर्स वगैरह में अभी कोई ये नहीं है, तो यहाँ पे मैं करवा दे रहा हूँ आप लोगों को। बट बाद में माइट भी आप लोगों का चेंजेस हो जाएगा, आप लोगों का सेंटर हो जाएगा, फैकल्टीज अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप लोगों का भी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो ऑनलाइन क्लासेस ही करोगे, माइट भी अभी ऐसा भी हो सकता है कि बाद में फैकल्टीज चेंज हो जाए आप लोगों का, तो वो जैसा जो होगा बता दिया जाएगा। अभी तो फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस करो यस आप सर। लोग। ठीक है चलो, ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो बाय। তাহলে স্যার স্যাটারডে যাব থ্যাংক না। ইউ স্যার। না না, এখন স্যাটারডেতে এসো না, এখন অনলাইনে ক্লাস করো। স্যার নতুন ক্লাস নিলে নতুন ক্লাসে জন্য আসবে। ওকে, ওকে।